हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन आज बीए पार्ट फर्स्ट जो पहला पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें हमने पिछली क्लास में शासन के जो प्रमुख अंग थे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था जिसको संसद बोलते थे। आज अपन शासन का जो दूसरा अंग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शासन का अंग कार्यपालिका, तो अपन कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका किसे बताया गया है, किसे कहते हैं? कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। तो कार्यपालिका जो संसद ने कानून बनाया है उस कानून को व्यवस्थापिका के कानून को व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाला जो अंग है वो कहलाता है कार्यपालिका। उसकी क्रियान्विति करने वाला जो अंग है वो उसको अपन कार्यपालिका कहेंगे। फिर है कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार। अगला बिंदु है कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यपालिका पाई जाती है। तो राजनीति विज्ञान में जो कार्यपालिका के प्रकारों की चर्चा की गई है वो निम्नलिखित हैं, जिसमें अनेक प्रकार बताए कार्यपालिका का। जिसमें पहला जो प्रकार है वो प्रकार अपन राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका बताई गई है। पहला प्रकार जो अपन पढ़ेंगे इसमें है उसका नाम है राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका। दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो है संवैधानिक। नोट करें प्रकार के नाम, संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, जिसको औपचारिक कार्यपालिका, संवैधानिक का मतलब औपचारिक कार्यपालिका, औपचारिक भी बोलते हैं इसको, औपचारिक कार्यपालिका, नामात्र की कार्यपालिका बोलते हैं। तो संवैधानिक और औपचारिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। फिर है एकल एवं बहुल कार्यपालिका। एकल एवं बहुल कार्यपालिका। अगला बताया गया है पैतृक या वंशानुगत एवं निर्वाचित कार्यपालिका। तो ये प्रमुख रूप से जो कार्यपालिका के प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका में उसको बोला जाता है राजनीतिक कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका, इसमें स्थायी सेवा के प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उन सदस्यों को बोला जाता है स्थायी कार्यपालिका, अर्थात वे एक निश्चित आयु पर सरकारी सेवा में प्रवेश करते हैं और एक निश्चित आयु के बाद वो रिटायर होते हैं, अतः वो अपनी सेवा में स्थायी रहते हैं। इस कारण इसका नाम रखा गया है स्थायी कार्यपालिका।
इसको प्रशासनिक कार्यपालिका भी बोली जाती है, और निर्वाचित कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका भी बोली जाती है। तो प्रशासनिक जो कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी लोग होते हैं, वे अधिकारी लोग राजनीतिक कार्यपालिका के मंत्रियों का उनके कार्यों में सहयोग करते हैं, नीति निर्माताओं के रूप में भूमिका निभाते हैं। वो सारे जो कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका कहलाती है, प्रशासन संभालते हैं वो सारा। दूसरा प्रकार संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक और जिसको नाममात्र की कार्यपालिका बोलते हैं, वो कार्यपालिका का उदाहरण जो है वो इंग्लैंड और भारत है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास नाममात्र की शक्तियां प्राप्त हो और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई दूसरा अन्य हो, या किसी अन्य के हाथ में वास्तविक शक्तियां हों, तो उसको संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाना होगा। कहने का मतलब जब संविधान के द्वारा उसको नाममात्र की या औपचारिक शक्तियां ही प्राप्त हैं उसके पास, वह उनका प्रयोग नहीं करता है। जैसे राष्ट्रपति है, वो राज्य ही करता है, शासन नहीं करता है। तो ये जो उदाहरण है वो संवैधानिक कार्यपालिका का है। इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति राज्य करते हैं, शासन नहीं, तो वो नाममात्र की कार्यपालिका कहलाती है। अर्थात राष्ट्रपति को नाममात्र का शासक बोला जाता है, औपचारिक प्रधान बोला जाता है, रबड़ स्टैम्प बोला जाता है, तो ये रबड़ की मोहर बोला जाता है। ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे संवैधानिक कार्यपालिका में। और वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका जिसको संविधान ने वास्तविक शक्तियां दी है और व्यवहार में वो व्यक्ति ही उनका प्रयोग करता है। अर्थात मंत्रिमंडल या अर्थात मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का धारक होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक शक्तियों उसी के हाथ में रहती हैं, इसलिए उसको वास्तविक शक्ति धारक माना जाता है। वो शासन का क्या करता है, संचालन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा, इन देशों के प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियाँ होती है। ये वास्तविक शक्तियों का उदाहरण है। फिर है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका में ये एकल सबसे पहले इनमें से अपन लेंगे एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का सीधा सीधा अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति एक ही हो, अर्थात शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में के पास में हो, वो एकल कार्यपालिका कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग अकेला ही करता है, उसी के पास होती है, तो वो एकल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो दूसरी तरफ बहुल कार्यपालिका के बारे में क्या बताया गया है? बहुल कार्यपालिका किसे बोला गया है? बहुल कार्यपालिका का मतलब जिसमें शासन की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अनेक हो, अनेक शासन की शक्तियाँ अनेक व्यक्तियों के हाथ में हो, वो बहुल कार्यपालिका कहलाती है। अर्थात इसका श्रेष्ठ उदाहरण विश्व के अंदर स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का उदाहरण माना जाता है। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका वाला देश माना जाता है। वहाँ शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति में न होकर 7 सदस्यों में रहती हैं, इस कारण उसको बहुल कार्यपालिका बोला जाता है। ये सारी बातें इसके बारे में बताई गई है बहुल कार्यपालिका के बारे में। तो इसका अलग अलग अर्थ हो गया। एकल कार्यपालिका का उदाहरण, एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। और भारत में जो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हो, प्रधानमंत्री, ये सारे हैं। और बहुल कार्यपालिका में सदस्य का उदाहरण जो है वो स्विट्जरलैंड है। ये इसके उदाहरण माने जाते हैं। फिर अगला अपन कार्यपालिका के प्रकार मिलेंगे वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत यानी वंश परंपरा के आधार पर जिस देश में शासक बनाए जाते हैं, अर्थात जहाँ चुनाव नहीं होते हैं, वंश परंपरा को महत्व दिया जाता है। राजा की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री को सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो वंशानुगत
कार्यपालिका का उदाहरण है, जैसे ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है। उसी प्रकार ये जो प्रणालियाँ जिन देशों में राजतंत्र का शासन होता है वहाँ वंशानुगत कार्यपालिका को अपनाया गया है। फिर है निर्वाचित कार्यपालिका, जिनमें जनता के द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका वो होती है जिनमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को भेजा जाता है निर्वाचित करके, वो कहलाती है निर्वाचित कार्यपालिका। जैसे संसद में उन सदस्यों को निर्वाचित या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोला जाता है। अपना भारत देश है तो निर्वाचित कार्यपालिका के रूप में। तो ये अलग अलग देशों के क्या है, अलग अलग उदाहरण हैं। तो हमने कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में पढ़ा, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में, यानी एक में इनको स्थायी और अस्थायी बताया गया है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है क्योंकि उनका कार्यकाल स्थायी नहीं होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका कार्यकाल स्थायी बताया गया है। तो आप इधर ध्यान रखेंगे, इसको अस्थायी बताया गया है राजनीतिक कार्यपालिका को। तो स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है कि उनके सदस्यों का कार्यकाल स्थायी होता है, एक निश्चित आयु के बाद ही वो पद से क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। जैसे सरकारी सेवा में निश्चित जो आयु 60 वर्ष या प्रशासनिक अधिकारियों की जो आयु होती है उसके बाद जो रिटायर होते हैं, तो वो एक निश्चित आयु होगी। वो वास्तविक कार्यपालिका का ये स्थायी कार्यपालिका का क्या है, उदाहरण है। तो संवैधानिक में ब्रिटेन का सम्राट, भारत का राष्ट्रपति आ गया नाममात्र का, और एकल और बहुल कार्यपालिका में अमेरिका का राष्ट्रपति, बहुल कार्यपालिका में संघीय रूप में जो सदस्य होते हैं बहुल कार्यपालिका के वो होते हैं 7 सदस्यों में निवास करती है, 7 सदस्य बराबर होते हैं, समान शक्तियाँ उनको वहाँ पर स्विट्जरलैंड में प्राप्त होती है। उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो उसका अध्यक्ष कहलाता है बहुल कार्यपालिका का, और बारी बारी से फिर उनको नंबर इस अध्यक्ष पद पर आता रहता है। वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका में वंश परंपरा को महत्व दिया गया, वंशानुगत में और उसमें निर्वाचित। अब अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। कार्यपालिका के यानी प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना है, ये हमने पढ़ा था। जो शासन के प्रमुख अंग थे उनमें संक्षेप में बताया गया था। आज विस्तार से इनके प्रमुख कार्यों का अध्ययन करेंगे। प्रमुख कार्य, पहला कार्य कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य या प्रशासन का संचालन करना, प्रशासन का संचालन करना, ये प्रशासन संबंधी कार्य कहलाता है। फिर होता है वित्तीय कार्य, फिर होता है कूटनीतिक कार्य, और अन्य कार्य। प्रशासन संबंधी कार्यों में ये बताया गया है कि देश के अंदर प्रशासन का संचालन करने वाली जो होती है वो कार्यपालिका होती है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका प्रमुख सदस्यों के रूप में इनके माध्यम से नियंत्रण रखती हैं। अर्थात कार्यपालिका आंतरिक सुरक्षा एवं बाहरी सुरक्षा करती है। आंतरिक सुरक्षा के रूप में कार्यपालिका पुलिस बल के द्वारा नियंत्रण रखती है, और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए सेना के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तो
ये जो कार्य हैं वो उसका प्रशासन संबंधी कार्य कहलाता है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करना उसका प्रशासनिक कार्य में आ गया। इसके लिए जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, और 3 सेनाएं होती हैं जल, थल, नभ, उनका सेनापति कहलाता है, उन पर नियंत्रण रखता है। ये सारी जो बातें हैं वो प्रशासन संबंधी कार्य में आती है, प्रशासनिक कार्यों को संभालती है। ये सारी जो कार्य हैं वो प्रशासन। फिर है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में ये बताया गया है कि संसद के अंदर जो बजट है वो बजट संबंधी उस बजट का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व कार्यपालिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। उनको मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का जो कार्य है बजट। कार्यपालिका में क्या आता है? ये वित्तीय कार्य में क्या आता है? बजट आता है। बजट का जो निर्देशन है और मार्गदर्शन जो है, मार्गदर्शन ये संबंधी जो कार्य हैं वो कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। इनको बोला जाता है वित्तीय कार्य। बजट पर उसको नियंत्रित और निर्देशन करके दिशा निर्देश देने का जो कार्य है वो नेतृत्व संबंधी जो कार्य है वो कार्यपालिका के हाथ में होता है कि कौन कौन से करों का निर्धारण, गठन जो किया जाएगा, ये सारा कार्यपालिका तय करती है। फिर है कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्यों के अंतर्गत कार्यपालिका का मुख्य का जो काम है वो ये होता है कि विदेशों में दूतावासों की स्थापना करती है कूटनीतिक कार्यों में कार्यपालिका। और जिन जिन देशों में दूतावास बनाए गए हैं वहाँ कार्यपालिका राजदूतों की नियुक्ति करती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और विदेशों से आए हुए जो राजदूत होता है, विदेशों से आए हुए मेहमान जो होते हैं, राजदूत होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, उन राजदूतों का स्वागत करती है और विदेशों के राजदूतों या नागरिकों के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करती है, उनको स्वीकार करती है। ये जो कार्य है वो कूटनीतिक कार्य कहलाता है। संधि समझौते संबंधी भी कार्य कूटनीतिक कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। ये कार्यपालिका का कूटनीतिक कार्य कहलाएगा जो राजदूतों के माध्यम से संपन्न होता है। उनके परिचय पत्रों को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका के पास ही सुरक्षित है। उसी के नाम से शासन होता है। कहने का मतलब सारा शासन उसी के नाम से संचालित होता है। ये कार्य होते हैं। फिर अन्य कार्यों के अंतर्गत ये बताया गया है कि कार्यपालिका अन्य कार्यों में मुख्य जो कार्य माने गए हैं कार्यपालिका के वो उपाधियों का वितरण। देश के अंदर विभिन्न देशों के अंदर जो उपाधियां दी जाती हैं, उपाधियों का वितरण। अलग अलग देशों में अलग अलग उपाधियां निर्धारित हैं। जैसे अपने भारत देश के अंदर प्रमुख जो उपाधियां हैं उन उपाधियों को, जैसे जो अवार्ड हैं, पद्मश्री है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये जो उपाधियां हैं वो उपाधियों का जो वितरण है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के हाथों से ही दिलाए जाते हैं। ये जो बातें हैं वो कार्यपालिका के अन्य कार्यों में शामिल गई है। फिर है समारोह या सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार के जो सेमिनार सम्मेलन जो होते हैं वो सम्मेलनों का आयोजन, उनमें आमंत्रित करना, ये जो कार्य हैं वो कार्यपालिका के हैं। विभिन्न मुद्दों पर उनमें और विचार विमर्श किया जाता है। जो बड़े बड़े सेमिनार सम्मेलन जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, इन सम्मेलनों का आयोजन कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। और ये सारी बातें जो हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत पढ़ी हमने। तो इस प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यपालिका के रूप देखने को मिले और जिनके नाम हमने अलग अलग उदाहरणों के रूप में पढ़े। तो कार्यपालिका सरकार का एक तरह से दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसके द्वारा जो व्यवस्थापिका है वो अपना कार्य आगे बढ़ाती है, उसके कार्य को क्रियान्वित रूप दिया जाता है, उसको दस्तावेजों में दर्ज किया जाता है और प्रणीति दी जाती है, उसको वास्तविक रूप दिया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। ये
जो एक तरह से जो ढांचा जो तैयार किया जाता है, तो उस प्रकार उसमें जो बिंदुवार जो पॉइंट टू पॉइंट उनके आधार पर उस कार्यों को कानूनी रूप का जो वास्तविक जो ढांचा है वो कार्यपालिका है उनको प्रदान करती है। ये कार्यपालिका के रूप में पढ़ा हमने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।